खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पूरा बीसलपुर, पूरा पीलीभीत उन्हें रत्नेश भैया उर्फ रत्नेश गंगवार के नाम से जानता है। तो आइए शुरू करते हैं रत्नेश जी से बातों का सिलसिला। रत्नेश जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे कार्यालय आए, इसके लिए आपके न्यूज़ नेटवर्क सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश जी, हम उस दौर की बात करने लगे हैं जिस दौर में बिजली, पानी और शिक्षा जैसे जरूरी संसाधन भी आसानी के साथ मुहैया नहीं हो पाते थे। उस दौर में एक ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण जिंदगी से उभरकर एक लड़के ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और बाला देवी रोशनलाल डिग्री कॉलेज बना दिया। राजनीति के क्षेत्र में काम किया और आज आपको पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा प्रदेश पहचान रहा है। आखिरकार इतने कम समय में ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पृष्ठभूमि चूँकि ग्रामीण प्रवेश से रही है, लेकिन शुरुआती दौर से ही मैंने अपने पिता को देखा, उनसे बहुत सीखा और उन्होंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की। इस वजह से हमारा परिवार एक मुकाम तक है और उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेते हुए, उनके चरित्र आचरण को अनुसरण करते हुए मैंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया। जी। शुरुआती जीवन में पढ़ाई के लिए मुझे भी बाहर जाना पड़ा, दूसरे जनपद जाना पड़ा जी। और मैंने डॉक्टरेट तक की डिग्री हासिल की। जी। उसके बाद मन में एक पीड़ा रहती थी कि हमारे बीसलपुर में एक राजकीय डिग्री कॉलेज है जहाँ पर स्नातक के कोर्स भी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं थे और हमारी गर्ल्स जो बहनें थीं, तो बच्चे तो हमारे चले जाते थे, माता पिता भेज देते थे दूसरे जनपद पढ़ने के लिए, लेकिन हमारी बहनें नहीं पहुंचती थी। तो ये मन में बड़ा पीड़ा रहती थी कि हमारी बहनें भी, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, अच्छी डिग्रियां उन्हें करना चाहिए। तो इसके तहत, एक सोच के तहत बाला देवी रोशनलाल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई पूरे परिवार के सहयोग से और आज लगभग 2-2.5 हज़ार छात्र छात्राएँ वहाँ पढ़ते हैं। सभी प्रास्नातक के, MA MSc तक के कोर्स भी वहाँ हैं। फार्मेसी कॉलेज भी पिछले साल से प्रारंभ हुआ है और इस साल फार्मेसी को भी स्टार्ट कर दिया गया है। हाँ, स्टार्ट कर दिया गया है, क्लासें उसकी लग रही हैं और इस बार इस जुलाई से संभवतः लॉ की पढ़ाई भी होने लगेगी जी। और पूरी प्रक्रिया उसकी लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। तो ऐसे बस यही मन था कि हमारा क्षेत्र बीसलपुर, जो कि तहसील बीसलपुर पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रही है, तो उसको और अग्रणी रूप में पूरे प्रदेश में पहचान देने के लिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है। और रही राजनीति की बात, तो वो भी शुरुआती दौर से पिता से सीखा। अच्छे आचरण, व्यवहार, ईमानदारी के साथ लोगों के संग जुड़ के काम करने का मौका मिला। वो निरंतर सिलसिला चलता रहा और उसी के तहत लोगों ने 2 बार ब्लॉक प्रमुखी परिवार को दी। 15 साल से जिला पंचायत में भी हम लोग हैं। मौका आगे का चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टिकट राष्ट्रीय पार्टी से एक बार हुआ भी, वो अलायंस में चला गया 2017 में और 22 में जो है भी प्रयासरत थे, लेकिन वो परिवार में टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। तो इस वजह से मैदान से पीछे हटना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब टिकट की बात चलने लगी है तो मुझे एक बात याद आई है। आप पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की फिराक में थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल पाया, जिसके चलते आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से अलविदा बोल दिया था, अलविदा कह दिया था। लेकिन चुनावी नतीजे आते आते आप दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आखिरकार क्या ये पार्टी का खौफ था या फिर कोई खास और अलग वजह थी? देखिए, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान MLA थे जी, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं। वो परिवार का इतना दोहन शुरू से करते चले आ रहे हैं। हम 2017 में समाजवादी पार्टी से यहाँ MLA के टिकट के लिए घोषित किए गए थे, लेकिन बाद में सीट कांग्रेस को चली गई। सपा ने यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया। तो चूँकि मन में एक पीड़ा थी, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2017 में। चुनाव पूर्व जी। सरकार सपा की थी, तो इसकी चिंता नहीं थी कि कल
को फिर सपाई सरकार आई तो हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। लेकिन खैर 2017 का चुनाव हुआ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और आपको ध्यान होगा 2017 के चुनाव में जो रामचंद्र वर्मा यहाँ प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मदद भी पुरजोर तरीके से मैंने की। 6 चुनाव हम भी यहाँ जीते बैठे थे जिस समय उनके खिलाफ टिकट हुआ था। पूरी तरीके से आपने उनका समर्थन किया था। समर्थन किया। लेकिन आपको याद होगा मार्च में चुनाव खुला, अप्रैल में ही 1 महीने बाद ही वो हमारे परिवार के खिलाफ हाई कोर्ट में मनगढ़ंत तरीके से कई जनहित याचिकाएं डाली आए अपने नाम से। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम गलत सलत शिकायतों लेकर कई बार उन्होंने दोहन करने का जब प्रयास हमारे परिवार किया तो मेरा मन उनसे बिल्कुल टूट सा गया। और फिर जो भी चुनाव हमारे रहे होंगे उनमें भी पुरजोर तरीके से एक ही पार्टी में रहते हुए उन्होंने जम के विरोध किया हमारा। तो वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि हम लोग रहे एक ही पार्टी में, लेकिन वो कभी हमको अपना नहीं पाए। तो मन से फिर हमें भी उनसे अलग हटना पड़ा। और उसी की वजह रही कि जब 2022 का चुनाव आया तो चूँकि दावा मेरा बनता था, यहाँ बड़ी मैंने मेहनत की पार्टी के लिए और मुझे विश्वास भी था, जैसी मेरी वार्ता होती थी कि हमारी पार्टी जो है परिवार में चुनाव नहीं लड़ाती है, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी पार्टी के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। बाद में ओवर एज में वर्तमान एमएलए का तो टिकट कटा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरा ना होकर उनके बेटे को ही टिकट दे दिया गया। तो मन में एक बहुत अप्रसन्नता थी कि टीस थी और शायद उनके अलावा किसी का और का टिकट हुआ होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने छोड़ के किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन चूंकि वो कभी हमें किसी चुनाव में हमारी मदद करने नहीं उतरते, हमारा हमेशा विरोध करने उतरते हैं, इस वजह से मैंने उस चुनाव केवल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी से अपने को विमुख किया। और उसके बाद के जितने चुनाव हुए, उसके बाद सुधीर गुप्ता जी एमएलसी साहब का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, सहकारिता के चुनाव हुए, गन्ने के चुनाव हुए, पार्टी ने हमको कहा कि आपको पूरी तरीके से पार्टी के साथ रहना है। तो हमने फिर पूरी तरीके से पार्टी के साथ समर्थित हो गए और जितने चुनाव आए सारे चुनाव में पूरी ताकत से मदद की। तो वो चाहे मेरी मजबूरी समझ लो कि जो परिवार यहाँ एमएलए के रूप में हैं वो कभी हम लोगों को हमेशा पीछे करने का काम करते हैं जी। तो इसलिए मुझे उस मोमेंट में उतने दिन तक कदम उठाना पड़ा। अगर बीसलपुर के अब हम विकास कार्यों को लेकर चर्चा करें, विकास कार्यों को लेकर बात करें, तो आपके हिसाब से मौजूदा जो विधायक हैं विवेक वर्मा, वो विकास कार्यों को लेकर कितनी हद तक खरे उतर पा रहे हैं? पूरी विधानसभा के विकास स्तर की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अपनी सरकार के बारे में आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों जगह काबिज है और इतना विकास शायद इस बीसलपुर विधानसभा में जी हमारी दोनों सरकारों ने किया है कि आप देखिए, चाहे दुहा पार की बेल्ट हो, एक पुल को लोग कहते थे 2-2, 3-3 पुल बनने का काम हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, लगभग बहुत अच्छा काम सरकारों ने किया है। रही लोकल जनप्रति की बात या एमएलए की बात, मैं उनके संबंध में कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। वो अपनी कार्यशैली उनकी कैसी है ये उन्हीं से आप उनके लफ्ज़ों में पूछें तो ज़्यादा सही रहेगा। रत्नेश जी, आप बीसलपुर की राजनीतिक और सामाजिक हर तरीके की गतिविधियों और उनके उतार चढ़ाव से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और आपको, आपके परिवार को भी राजनीति में सादगी का प्रतीक भी बोला जाता है। अगर भविष्य में पार्टी आपको ये मौका देती है, टिकट देती है और यहाँ की जनता, बीसलपुर विधानसभा की जनता आपको अपना विधायक भी चुन लेती है, तो आप सबसे पहले कौन से विकास कार्यों से शुरुआत करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अगर पार्टी मुझे टिकट के रूप में यहाँ प्रत्याशी बना देती है और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, अपनी जनता के आशीर्वाद से मुझे एमएलए के रूप में अगर काम करने का मौका मिलता है, तो मेरा मानना सबसे ज़रूरी ये है कि अभी एक चीज़ में हम लोग कुछ पिछड़ा महसूस करते हैं। एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत इस तहसील में है, तो उसकी सबसे पहले मांग रहेगी, क्योंकि 2 कोविड काल झेलने के बाद हमें महसूस करते हैं कि हमारे बहुत सारे परिवार इसके अभाव में उनके घर में दुर्घटनाएं भी हुई।
और बहुत सारे लोगों को बरेली और दिल्ली और लखनऊ तक अपने मरीजों को ले जाना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ एक विशाल चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पढ़ना चाहिए जी कि जिसकी पढ़ने से हम लोगों को बड़े शहरों की तरफ भागना ना पड़ा है, हमारे परिवारीजनों का यहीं पे इलाज हो सके, अपने शहर में अच्छा इलाज अपने मुहैया शहर हो पाए। में इलाज अच्छा हो सके। दूसरा, हमारे बच्चे जो हैं खेल कूद जी के भी अभाव है, क्योंकि एक विशाल स्टेडियम अभी तक यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बनवाया है। तो वो स्टेडियम भी बनना चाहिए जिससे हमारी प्रतिभाएं यहाँ पे प्रदेश स्तर से लेके नेशनल स्तर तक और इंटरनेशनल स्तर तक निकल के जाएं, हमारे बीसलपुर का गौरव बढ़ाएं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि वो भी अभी यहाँ पर एक ज़रूरत है। एक मेरा और है कि जैसे बात आती है हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो आवारा जानवरों की, जी तो बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि सरकार हमारी लगातार प्रयासरत कर रही है और गौशाला ही बनवा रही है, लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में बनता हूं तो मैं अपनी निधि से भी जी जितना प्रयास इसमें हो सकता है वो करने का प्रयास करूंगा कि सरकार और प्लस जनप्रतिनिधि की अपनी जनप्रतिनिधि की जो अपनी निधि होती है जी उसके माध्यम से भी इस तरीके की योजनाएं बनाई जा सकती हैं व्यक्तिगत तौर पे। उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है व्यक्तिगत तौर पे, तो उस पर ही मेरा फोकस रहेगा कि हमारे ग्रामीण परिवेश जो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं किसी वजह से, उस पर भी पूरी तरीके से अंकुश लग सके, क्योंकि आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या बनती बड़ी समस्या है। तो सरकार ने बहुत गौशालाएँ बनवाई हैं, आपने देखा है, लेकिन रखरखाव पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि उनका अच्छा रखरखाव हो। और सरकार हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी बहुत उसमें हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं निचले स्तर पे। तो अगर मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ना निचले स्तर पर जो गड़बड़ हो रही है जी इसको बिल्कुल सुधार दूंगा और इस समस्या को जड़ से ख़त्म कराने का प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र में। मतलब निचले स्तर से ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी बारीकियां लेके कोई चलेंगे। गौशाला नहीं होगी जिस पर मेरा हर 15 दिन में दौरा नहीं होगा और देखूंगा कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्यों ख़राब हैं, क्यों वहाँ पे जानवर नहीं है। मैं से आपको बताऊं, सहरिया एक गौशाला है, जी। मैं गया, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आती है पत्नी के, तो बहुत ख़राब व्यवस्था है। मैंने शासन तक लिखा उस पर, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हमारे अधिकारी वर्ग के लोग भी हैं, वो भी मिली भगत कर लेते हैं। तो चूंकि अभी उस स्तर की लीडरशिप मेरे पास नहीं है कि मैं उनको बहुत सही कर पाऊँ, लेकिन हाँ एमएलए के रूप में अगर स्थापित हो गया तो या तो वो सही से काम करेंगे और नहीं करेंगे तो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा किसी भी सूरत। छोटी छोटी सी कमियां जो है, बारीकियां हैं, उन पर आप सुधार करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले। बिल्कुल, उनका जब ही हो पाएगा जब आप मौके पर जाके मॉनिटरिंग करेंगे। केवल अपने ऑफिस और चैम्बर में बैठ के ये सब नहीं हो सकता। तो है ऐसा कि लोग निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा तो मन यही रहता है कि जिस तरीके की भी पद प्रतिष्ठा हमारे नागरिकों ने, हमारे जनता ने हमको दी है, उसका पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। आगे और बड़ा कोई निर्वहन करने का मौका मिलेगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग हटके कोई आदमी है जो काम कर रहा है क्षेत्र में। चलिए रत्नेश जी, आपने हमें बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्षेत्रीय जनता को, बीसलपुर विधानसभा की जनता को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा बीसलपुर जो है, क्योंकि मैं इसी माटी में मैंने जन्म लिया है, पैतृक गांव चौसर हरदो पट्टी है, तो हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमेशा सकारात्मक रूप से काम करने का प्रयास करिए। और जिस मिट्टी से आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जन्मभूमि है, उसका ऋण आप कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अपने जीवन में प्रयास हमेशा ये करते रहना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, उनका भविष्य कैसे संभले। जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में रही हैं, हम लोगों ने फेस की हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ को ना झेलना पड़े, इस तरीके से एक सकारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम लीडर बन गए, हम नेता बन गए तो लोगों को दोहन करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। सकारात्मक रूप से अगर कोई हमारा भाई बढ़ रहा है किसी फील्ड में, कोई औद्योगिक इकाई लेके आ रहा है, तो ये नहीं कि हम उसको रोकने का काम करें, उसको अड़ंगा लगाने का काम करें। हमको ये मोटिवेट करना है कि हम आपकी मदद कैसे करें जिससे कि रोजगार सृजित हो हमारे क्षेत्र में। जब कोई फैक्ट्री पड़ेगी तो जाहिर सी बात हमारे यहाँ के जो नौजवान होंगे उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। तो आपने देखा अभी तक बीसलपुर की जो स्थिति रही, पूर्व के जो भी
जनप्रतिनिधि रहे या जो भी हैं, तो अभी तक कोई औद्योगिक इकाई इस बीसलपुर में नहीं लगी। हमारे बच्चे, कोई रुद्रपुर है, कोई दिल्ली है, कोई गाजियाबाद है। मैं तो देखा जब कोरोना का दौर था तो हमारा डिग्री कॉलेज कोविड सेंटर बना था उस समय, तो बाहर से लोग आते, मैं मिलने जाता तो मुझे बड़ा दुख होता था कि लोग हजार हजार किलोमीटर तक बीसलपुर के लोग काम करने गए हुए हैं। अगर उनको यहीं पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कराई गई होती